हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। 10 प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। सुपर 10 क्वेश्चंस जो है ये होने वाले हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें पेपर 1 का और कुछ क्वेश्चन जो है आपका एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के होने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे से बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। इन क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट प्राइमरली हेल्प्स अचीव। बताइए, गुणात्मक शोध में दीर्घकालिक संलग्नता मुख्य रूप से निम्नलिखित प्राप्त करने में मदद करती है। किस चीज को प्राप्त करने में मदद करती है? प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट। प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट मतलब क्या होता है कि हम बहुत लंबे समय तक अगर हम एक रिसर्च के लिए लगे रहे हैं, कुछ उसका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ जो है वो उसके जो है उसके जितने भी कार्य हैं, नित कार्य हम कर रहे हैं ताकि हमारा शोध जो है वो बेहतर हो सके, तो इसको हम कहते हैं कि भाई प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट। तो बताइए ये क्या अचीव हम कर पाते हैं? हायर सैंपल साइज, यानी उच्च नमूना आकार, ज्यादा सैंपल हम इकट्ठा कर पाते हैं, या फिर डेटा की क्रेडिबिलिटी, डेटा की विश्वसनीयता को बेहतर कर पाते हैं, या इंटर रेटर रिलायबिलिटी, अंतर मूल्यांकन करता विश्वसनीयता, इनको हम बेहतर कर पाते हैं, या फिर चरों का सामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स को हम कर पाते हैं। बताइए इन चारों में से क्या होना चाहिए कि अगर हम दीर्घकालिक संलग्नता, बहुत लंबे समय तक अगर हम लगे रहें रिसर्च में, तो क्या हासिल होता है? देखिए, अगर आप किसी भी रिसर्च को कर रहे हैं और प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कर रहे हैं, यानी काफी लंबे अवधि के लिए, काफी लंबे समय के लिए कर रहे हैं ना, तो क्या होता है कि आप अलग अलग सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्वायरिंग द डेटा, फॉर सैम्पलिंग पर्पज के लिए, डेटा एक्वायर करने के लिए आप करते हैं। एंड दिस मेक्स योर रिसर्च हाईली क्रेडिबल, है ना। बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है आपके डेटा का, यानी उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, क्योंकि आप लंबे समय तक आपने ऑब्जर्व किया, उसका अवलोकन किया है, तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ें, ये ट्रेड्स जो है ना, इसमें जो है वो ओरिजिनल है, ये ट्रेड्स कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या है, वो सभी चीज़ें आपको डेटा के बारे में पता चलता है, यानी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं बेहतर होता है। और बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट का बी ऑप्शन सही होगा, डेटा की विश्वसनीयता बेहतर करने के लिए, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि एक शिक्षक विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विषय वस्तु, प्रक्रिया और उत्पाद में संशोधन करता है। ये यह किसका उदाहरण है? बताइए। अ टीचर मॉडिफाइज कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट टू मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। दिस इज एग्जांपल ऑफ। पहला है उपचारात्मक निर्देश यानी रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, दूसरा है विभेदित निर्देश यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तीसरा है निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, और चौथा ऑप्शन है मास्टरी लर्निंग यानी निपुणता अधिगम। बताइए ये क्या होगा? एक टीचर अपने कंटेंट को मॉडिफाई करता है, प्रोसेस और प्रोडक्ट को बेहतर करता है, ताकि अलग अलग विविध प्रकार के शिक्षार्थियों के अलग अलग जरूरतों को वो पूरा कर सके। तो वो क्या है? देखिए, अगर हम बात करते हैं रेमेडियल इंस्ट्रक्शन की, तो जब भी हम डायग्नोज करते हैं कोई प्रॉब्लम को, तो वहां पर जब हम उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करके बच्चों के लिए जब हम नया कुछ रेडी करते हैं, लेक्चर रेडी करते हैं या नया चैप्टर रेडी करते हैं, उनके लिए नई नई जो है वो सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, तो उसको हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। कि भाई उनकी जरूरत के हिसाब से टीचर ने देखा कि भाई क्या उनको दिक्कत आ रही है, और फिर उस दिक्कत को सही करने के लिए कोशिश किया, है ना। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जो विद्यार्थी हैं, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके अंदर बहुत डाइवर्सिटी होती है। अब इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट हमें करना होता है, यानी डाइवर्सिटी में क्या करना है हमें? हर बच्चे की अलग अलग जरूरत है, यूनिक यूनिक जो है वो नीड्स हैं, और इन यूनिक नीड्स को देखते हुए उनके लिए हमें रेडी करना होता है अलग अलग कंटेंट, अलग अलग प्रोसेस से और अलग अलग प्रोडक्ट से इनके नीड्स को पूरा करना होता है। तो इसको हम कहते हैं विभेदित निर्देश यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। एक ही चीज सबको नहीं पढ़ाना है, जिसको जैसी जरूरत है उसको वैसा टीचिंग करना है, इसको हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, और यही इसका सही उत्तर होगा। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग तो निदानात्मक परीक्षण तो जो है वो रेमेडी देने के लिए किया जाता है कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और फिर उनको हम सोल्यूशन प्रोवाइड करें उनके हिसाब से। और मास्टरी लर्निंग तो आप जानते ही हैं, एक तरीके का आप कह सकते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट के लिए यूज होता है। मास्टरी लर्निंग में हम क्या करते हैं कि प्री डिसाइडेड होता है, पहले से डिसाइडेड होता है लर्निंग आउटकम। प्री डिसाइडेड लर्निंग आउटकम होता है कि भाई क्या विद्यार्थी जो है वो सीखेगा, और कक्षा से जब बाहर आएगा उसको क्या, उसको उसकी लर्निंग होगी, और उसके हिसाब से उसका हम
टेस्टिंग भी कर लेते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के माध्यम से, तो ये तो नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में द परसेंटेज ऑफ डेटा लाइंग विद इन +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट? बताइए। एक सामान्य वितरण है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो इसमें बताइए कि +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डेटा है, +-2 एसडी का जो डेटा है, वो कहाँ लाई करेगा? 50% कितना लाई करेगा? 50%, 68%, 95 या 99.7? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए, जब हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि घंटी के आकार का बेल शेप्ड कर्व होता है ना? एक घंटी के आकार का कर्व होता है। कर्व आप समझते हैं ना, मतलब जैसे ये बना है तो इस टाइप का। तो ये जो है, आप यूं समझ लीजिए कि इस बेल शेप्ड कर्व में डेटा का जो स्प्रेड है, स्प्रेड ऑफ डेटा, यानी डेटा कैसे बटा हुआ है, स्प्रेड ऑफ डेटा। मान लीजिए डेटा कुल मिला के 100% तो होता ही है, तो अब इसमें कहाँ कहाँ कितना बटा हुआ है, इसी के बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है। डेटा का जो स्प्रेड है उसके बारे में है ना? तो एक प्रेडिक्शन पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं एम्पेरिकल रूल, यानी हम पहले से पता लगा सकते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ पे कितना डेटा कहाँ लाई करता है, इसको हम एम्पेरिकल रूल कहते हैं, है ना? तो ये रूल जो है कहता है 68, 95, 99.7 रूल इसको हम कहते हैं, ठीक है? तो अगर हम रेंज देखें, +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो 68% डेटा जो है वो कवर होगा। अगर +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये 95% डेटा कवर होगा, और +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर, तो ये 99.7% होगा। तो 95 वाला +-2 के साथ आता है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। तो +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन में जो मीन है, जो इसका औसत है, मीन है ना? वो जिसको माध्य भी कहते हैं ना, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो है वो लाई करता है इसके बीच में। तो यही होगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ना, ये तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ड्यूरिंग द लेक्चर होता है, यानी जब आप पढ़ा रहे हैं, जब आप लेक्चर दे रहे हैं, उस समय ही आपने एक सरप्राइज टेस्ट ले लिया, आपने कुछ क्वेश्चन मौखिक रूप से ही पूछ लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट उसको हम कहते हैं। तो ये कोई नंबर या ग्रेड देने के लिए या प्रमोट करने के लिए नहीं होता है। तो सेमेस्टर एंड इवैल्यूएशन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेमेस्टर के अंत में हम मास्टरी का टेस्टिंग करते हैं कि भाई बच्चे ने क्या-क्या सीखा है और जो लर्निंग आउटकम है वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। एक पहले से प्री डिसाइडेड हमारा है कि हाँ, इतने नंबर का है, इसमें से आपको इतना लाना होगा तब आप पास होंगे और नेक्स्ट में आप प्रमोट हो जाएँगे। तो सेमेस्टर एंड इवैल्यूएशन तो बिल्कुल नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट भी नहीं होगा। समेटिव ग्रेडिंग भी वही होता है कि एक साथ ही आप योगात्मक ग्रेडिंग करते हैं, बच्चों को अगले क्लास में प्रमोट करने के लिए करते हैं, लेकिन अधिगम में सुधार के लिए निरंतर प्रतिक्रिया जो कहते हैं कि एक फीडबैक आपको मिलता रहे कि कैसे बेहतर करें लर्निंग को। उसके लिए आप जो है बीच-बीच में सवाल पूछते हैं, बीच-बीच में कुछ सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं, बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है उसको समझने के लिए और उसको अपने पढ़ाने के तरीके और उनके पढ़ने के तरीके को बेहतर करने के लिए। इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और ये प्रश्न काफ़ी आसान है, कई बार मैंने करा है। ट्रायंगुलेशन जो रिसर्च में होता है ना, क्या मतलब है इसका? ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या है कि डेटा के लिए केवल 3 उपकरणों का उपयोग करना, ठीक है? तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा, है ना? ऐसे मैं बोलता हूँ ताकि आपको ऐसा दिमाग में रहे कि ये नहीं होना चाहिए। यूजिंग ओनली 3 टूल्स फॉर डेटा नहीं होगा, है ना? 3 वेरिएबल्स को स्टडी करना होगा क्या? नहीं, 3 चरों का अध्ययन करना हम ट्रायंगुलेशन नहीं कहते हैं। एक ट्रायंगुलर सैंपलिंग फ्रेम को हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं, ठीक है? ये भी नहीं कहते हैं, बल्कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कई स्रोतों के माध्यम से डेटा का सत्यापन अगर आप कर रहे हैं मल्टीपल सोर्सेज से, ताकि आपका जो डेटा है वो रिलायबल साबित हो, रिलायबल हो, है ना? आपने अलग-अलग सोर्सेज से डेटा को वैलिडेट किया, तो रिलायबल डेटा बनेगा ना, क्योंकि बार-बार जो है वो चीज़ें रिपीट होंगी, क्योंकि अगर सही है तो। और दूसरी चीज़ है कि वैलिड डेटा होगा, वा वैध होगा, जो ज़रूरत है वही डेटा आपको मिलेगा। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के लिए हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को एकत्रित करते हैं और इसी को हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं, त्रिकोणीकरण कहते हैं, है ना? नाम त्रिकोणीकरण क्यों पड़ा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अलग-अलग डेटा के माध्यम से ट्रायंगुलेट कर रहे हैं चीज़ों को हम, ताकि हमें सही डेटा मिल सके, बिल्कुल एक्यूरेट डेटा मिल सके। अब कह रहा है कि स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी स्वयं के अंदर में, स्वयं क्या है तुरंत याद आ जाना चाहिए कि भारत का जो अपना है ना?
MHRD ने इसको लॉन्च किया था, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम अब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। भारत का ये अपना गवर्नमेंट का जो है ना मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। तो कह रहा है कि स्वयं के अंदर में किस प्रकार के मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो स्कूल लेवल लर्नर्स के लिए होते हैं। विच टाइप ऑफ मूक आर मेंट फॉर स्कूल लेवल लर्नर्स, स्कूल स्तर के शिक्षार्थियों के लिए किस प्रकार के मूक्स हैं। क्रेडिट वाले कोर्सेज हैं क्या, क्रेडिट पाठ्यक्रम, या फिर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कोर्सेज हैं, या स्कूल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, या इलेक्टिव मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। बताएंगे कि स्वयं के अंडर में किस प्रकार के मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है स्कूल लेवल लर्नर्स के लिए उपलब्ध हैं। स्कूल लेवल लर्नर्स के बारे में बात हो रहा है तो उसको जरूर ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कूल मूक्स, स्कूल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं। क्या था, स्वयं जो है ना स्कूल मूक्स डेवलप कराया है किसके हेल्प से, NCERT और CBSE, इन्होंने मिल के स्कूल लेवल के लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज रेडी किए हैं उन बच्चों के लिए जो अपना जो है ऑनलाइन भी अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं ऑफलाइन के अलावा। तो स्कूल बुक्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी एनटीए पूछ देता है तो आप याद रखेंगे ना, क्रेडिट कोर्स इंडिपेंडेंट कोर्स तो होते ही हैं, लेकिन स्कूल के लिए पूछ रहा है तो यही होगा। कह रहा है कि 7वें प्रश्न में शिक्षकों में भावनात्मक जलन का अध्ययन करने वाला एक शोधकर्ता साक्षात्कार प्रतिलेखों से उभरते विषयों का पहचान करता है। इस तकनीक को निम्न नामों से जाना जाता है। रिसर्चर स्टडिंग इमोशनल बर्नआउट इन टीचर्स आइडेंटिफाइज इमर्जिंग थीम्स फॉर इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स। द टेक्निक इज नोन एज, पहला है फैक्टर एनालिसिस, दूसरा है थीमेटिक एनालिसिस, तीसरा है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और चौथा है एक्स पोस्ट फैक्टो एनालिसिस। कारक विश्लेषण, विषयगत विश्लेषण, एनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और कार्योत्तर विश्लेषण। क्या होगा इसका सही उत्तर। एक रिसर्चर है, वो रिसर्च कर रहे हैं अपना, और रिसर्च का टॉपिक है इमोशनल बर्नआउट इन टीचर्स, है ना, कि भाई टीचर्स में भावनात्मक चलन, बर्नआउट, है ना, इमोशनल लेवल पे टीचर्स जो है वो कैसे बर्नआउट रहते हैं, ये आइडेंटिफाई करना जो है इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट से इन्होंने इमर्जिंग थीम्स को आइडेंटिफाई किया। तो ये टेक्निक को हम क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, जब हम बात करते हैं ना थीम्स, थीम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इमर्जिंग थीम्स से हमने आइडेंटिफाई किया, तो होता क्या है कि थीमेटिक एनालिसिस जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि कोड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर कैटेगरी हमें मिलता है, और कैटेगरी से हमें थीम मिलता है, और इसी थीम के बेसिस पे हम अपना जो है वो टॉपिक चूज कर लेते हैं, या जो भी हमारा आइडेंटिफाई कर लेते हैं हाँ ये थीम जो है हमें रखना है। तो इसको हम कहते हैं थीमेटिक एनालिसिस। इंटरव्यू किस तरफ जा रहा था उसके हिसाब से इन्होंने विषयगत विश्लेषण करके और इसको किया। इमोशनल बर्नआउट टीचर्स जो है वो रिसर्चर ने रिसर्च का नाम दिया। तो ये जो है आपका थीमेटिक एनालिसिस, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि चरम अंकों से सबसे कम प्रभावित होने वाला केंद्रीय प्रवृत्ति माप क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का कई तरीका होता है ना। कह रहा है कि वो तरीका जो सबसे कम अफेक्ट होता है एक्सट्रीम स्कोर से। एक्सट्रीम स्कोर मतलब या तो बहुत ज्यादा स्कोर है, किसी बच्चे ने 100 ला दिया या तो 0 ला दिया, तो एक्सट्रीम स्कोर से सबसे कम अफेक्ट होने वाला जो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर है वो कौन सा है। पहला है माध्य, मीन, दूसरा है माध्यिका यानी मीडियन, तीसरा है बहुलक यानी मोड, और चौथा है वेटेड मीन यानी भारित माध्य। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए, अगर मैं मीन निकालने के कहूँ, मीन निकालने के लिए कहूँ दो बच्चों का, है ना, एक बच्चे ने लाया है, तीन बच्चों का ले लेते हैं। एक ने लाया है 100 मार्क्स, एक ने लाया है 0 मार्क्स, और एक ने लाया है आपका 60 मार्क्स। तो क्या हो जाएगा तीनों का, देखिए 100 प्लस 0 प्लस 60, तो ये हो जाएगा आपका 160 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 53 के आसपास में। और यही अगर मैं ये 0 हटा दूं, है ना, 0 के जगह पे यहाँ पे मान लीजिए कि लगा दूं 50, है ना, तो ये हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 70। आप देख रहे हैं कि कैसे इतना ज़्यादा इफेक्ट आ जा रहा है, यानी जो एक्सट्रीम नंबर्स है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाते हैं। मीन पे, मीडियन पे, इन दोनों पे ही लाते हैं। तो ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। वेटेड मीन भी होता है, लेकिन मोड जो होता है ना, इससे बहुत ज़्यादा इसको मतलब। मोड क्या होता है कि भाई एक मान लीजिए कि डेटा का कलेक्शन है, डेटा का संग्रह है, तो इसमें कई बच्चों का स्कोर दिया, 10 में से मान लीजिए किसी ने 9 लाया, 3 9 लाया, 3 2 8 लेके आए, किसी ने 6 लाया, एक 5 2 4 1 3,
और फिर एक नंबर लाने वाला 1। तो इसमें मोड अगर बोले तो ये हो जाएगा जो 9 9 9 वाला, यानी मैक्सिमम टाइम्स जो अपीयर हो वो हमारा मोड हो जाता है ना। तो इसमें एक्सट्रीम डेटा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 6 होता ना तो वो भी मोड 6 3 बार या 4 बार आ जाता तो वो मोड हो जाता। तो ये सबसे कम इफेक्ट होता है, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर जो सबसे कम इफेक्ट होता है वो होता है बहुलक, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, जब प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के आधार पर करता है तो कौन सी संचार बाधा उत्पन्न होती है? विच कम्युनिकेशन बैरियर अकर्स व्हेन द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज बेस्ड ऑन पर्सनल बायसेस, है ना। जब कम्युनिकेशन बैरियर कौन सा अकर होगा? जब रिसीवर जो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं उन्होंने व्याख्या की मैसेज की अपने पर्सनल बायस, पहले से ही मन में पूर्वाग्रह बैठा के रखा है कि यार ये तो मैसेज भेजेगा तो खराब ही भेजेगा, कुछ इसको आता नहीं है या ऐसा वैसा, तो इसको हम कौन सा बैरियर कहेंगे? मैकेनिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर या ऑर्गेनाइजेशन बैरियर? संगठनात्मक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, अर्थ संबंधी बाधा या यांत्रिक बाधा? देखिए, मैकेनिकल बाधा जो होता है ना, आपके अगर कोई इक्विपमेंट में दिक्कत है, मान लीजिए रिकॉर्डिंग डिवाइस में दिक्कत है या वहाँ स्पीकर में प्रॉब्लम है, तो ये मैकेनिकल बैरियर हो जाएगा। सिमेंटिक बैरियर अगर उनको लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, जो रिसीवर हैं, या उनको इंटरप्रेट करने में लैंग्वेज की वजह से दिक्कत आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो है ना, ये क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सुपरवाइजर होते हैं और कुछ सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी कुछ जूनियर और कोई सीनियर। सीनियर और जूनियर या जूनियर और सीनियर में डायरेक्टली वार्तालाप ना हो के बहुत ज़्यादा अगर प्रोसेसेस फॉलो हों तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर आ जाता है, छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो नहीं पहुँच पाती हैं ऊपर तक। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बैरियर होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता तीनों। साइकोलॉजिकल बैरियर हमारे मनोवैज्ञानिक बाधा हमारे मन में पहले से ही कुछ अगर पूर्वाग्रह हमने बैठाया है, कुछ हमने एक इमेज बना लिया है कि ये तो ऐसा ही होगा, वो तो वैसा ही होगा। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है और ये अक्सर हो जाता है जब हमने किसी के खिलाफ पर्सनल बायस, पहले से ही हमने बायस पूर्वाग्रह बैठा के रखा हुआ है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रैंडमाइजेशन जो है वो किस में हेल्प करता है? प्रायोगिक अनुसंधान में यादृच्छिकरण निम्नलिखित में मदद करता है। पहला है इंक्रीज सैंपल साइज यानी नमूना आकार बढ़ाना, दूसरा है कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी बाह्य चरों को नियंत्रित करना, तीसरा है रिड्यूस क्वालिटेटिव बायस यानी गुणात्मक पूर्वाग्रह को कम करना, और चौथा ऑप्शन है इनहेंस ट्राइंगुलेशन यानी त्रिभुजन को बढ़ाना या त्रिकोणीकरण को बढ़ाना। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बात कर रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमेशा याद रखिएगा कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है ना, कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। और ये एक लैबोरेटरी, एक लैब में हो सकता है। यहाँ पर जो है हम चरों को, यानी जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनमें चरों में हम हेर फेर करते हैं, चरों में हेर फेर करते हैं। तो ये रैंडमाइजेशन अगर हम करते हैं ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, यानी हम रैंडमली डेटा को अगर उठाते हैं या सैंपल को उठाते हैं, तो इससे क्या होता है? सैंपल साइज बढ़ता है, या बाहरी चरों का के ऊपर हमारा नियंत्रण होता है, या गुणात्मक पूर्वाग्रह यानी क्वालिटेटिव बायस कम होता है, या त्रिभुजन या त्रिकोणीकरण बेहतर होता है। बताइए क्या होगा 10 का? ठीक है, रैंडमाइजेशन जो है ना वो कहीं न कहीं ग्रुप्स को इक्वलाइज़ कर देता है ना? रैंडमाइजेशन करने से अलग-अलग ग्रुप्स इक्वलाइज़ हो जाएँगे, किसी को ज़्यादा तवज्जो, किसी को कम नहीं मिलेगा, और इससे क्या होता है, ग्रुप्स इक्वलाइज़ होंगे ना तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल के ऊपर, बाहरी चरों के ऊपर हमारा बेहतर कंट्रोल हो जाता है, और इसीलिए हम रैंडमाइजेशन करते हैं कि बाहरी चरों के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाए। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला जो है यहीं हम रोकते हैं, और अगले सीरीज़ में ज़्यादा प्रश्न के साथ, अधिक प्रश्नों के साथ आपके सामने मैं आता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। बहुत इंपॉर्टेंट सभी सेशंस चल रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, तो बिल्कुल मिस मत करिए। अब हम मैराथन सेशन भी लंबे लाने वाले हैं, उनको भी मिस मत करिएगा। बने रहिए ज्ञानस्थली क्लासेस के साथ। आप इस वीडियो को अगर लाइक कर देंगे तो वीडियो और लोगों तक पहुँचेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे बैच से जुड़ने के लिए तो 9015958713 इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं, और विनय सर से बात होगा आपका, और वहाँ पर सर आपको गाइड कर देंगे कैसे। अभी आप एडमिशन लेते हैं तो सेम अमाउंट में आपको वैलिडिटी बढ़ के मिलेगी, यानी दिसंबर भी वैलिडिटी और साथ ही साथ जून तक वैलिडिटी रहने वाली है। नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो जरूर एडमिशन ले लीजिए। नीचे भी यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है नंबर, वो जरूर आप वहाँ पर जाके, और उस नंबर पर, यही नंबर है, उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।